और बुलेटिन में सबसे पहले बात चुनावी महाभारत की। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, कई दिग्गज कांग्रेसी नेता इस बैठक में शामिल हुए। जब यह मंथन खत्म हुआ तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आए लोगों के। उन्होंने रैली को संबोधित किया, जिसमें उनके निशाने पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, केंद्र सरकार की नीतियों को निशाने पर लिया। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने पीएम को तो निशाने पर लिया ही, साथ ही लोगों से अपील की कि आप जागरूक होइए, क्योंकि अगर आप जागरूक होते हैं तो यही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हर मुद्दे को देखिए और किस मुद्दे पर, सही मुद्दे पर चुनाव में आप जाइए, वोट डालिए, अपने सरकार का चयन कीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली को संबोधित किया और इस दौरान भीड़ तो दिखी ही अहमदाबाद में, लोगों में जागरूकता भी दिखी, काफी जोश दिखा यहां। आप देश को समझाइए कि उन 40-45 शहीदों को जिस व्यक्ति ने मारा, उस व्यक्ति को आपने हिंदुस्तान से स्पेशल हवाई जहाज में भेजकर वापस भेजा। आप देश को यह बताइए, देशभक्ति की बात करते हैं ना, तो देश को बताइए कि मसूद अजहर को आपकी सरकार ने पाकिस्तान भेजा था। जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको, जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहां है। उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहां गए। तो 15 लाख रुपए कहां गए जो वायदे किए गए थे मोदी की ओर से प्रधानमंत्री बनने से पहले, प्रधानमंत्री के बनने के बाद उन्होंने वो वायदे पूरे किए नहीं किए, ये सवाल पीएम से कीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा का यही कहना है। वहीं अहमदाबाद की इसी रैली में राहुल गांधी ने एक नए हिंदुस्तान का सपना लोगों को दिखाया, तो प्रियंका ने वाजिब मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही। माफी मांगना चाहता हूं। उठने चाहिए, वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी अपने आप को, आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक हिंदुस्तान अनिल अंबानी वाला, मेहुल चौकसी वाला, नीरव मोदी वाला, नरेंद्र मोदी वाला, सूट बूट वाला, और दूसरा हिंदुस्तान किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का, छोटे बिजनेस वालों का। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात में कांग्रेस ने हुंकार भरी है। और इसी बीच कांग्रेस के साथ गठबंधन के मुद्दे पर मायावती ने कहा कि किसी भी राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया अखिलेश के उस बयान पर भी, जिसमें अखिलेश बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस तो हमारे साथ है, लेकिन अब मायावती ने दो टूक कह दिया है कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अब तो हाथी भी गया हाथ से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो यूपी ही नहीं, देश में कहीं भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। बीएसपी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में लिखा है कि एसपी बीएसपी गठबंधन बीजेपी को हराने में सक्षम है। ये गठबंधन दोनों तरफ से आपसी सम्मान और पूरी नेक नीयत के साथ काम कर रहा है। उन्होंने गठबंधन को फर्स्ट और परफेक्ट अलायंस कहा। आपको बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाद 4.1% वोट के साथ बीएसपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। अब अगर बीएसपी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी तो इसका फायदा
बीजेपी को मिलना तय है और बीजेपी ने इसी बहाने कांग्रेस को डूबता जहाज बता दिया है। इसको सोचना है कि क्या कारण है कि इनके अपने चाहने वाले भी इनसे दूर भागते जा रहे हैं। कांग्रेस की डूबती नैया है, कोई भी नहीं चाहता कि डूबती नैया पर सवारी करें या उसको अपने साथ रखें। कांग्रेस का बहुत बुरा हाल होने वाला है क्योंकि कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो भारत की प्रगति की बात हो, हर जगह आपको एक नेगेटिव रेंडरिंग मिलेगा कांग्रेस से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि बीएसपी प्रमुख मायावती जी पहले ये बताएं कि रायबरेली और अमेठी में बीएसपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा या नहीं। अगर वहां बीएसपी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा तो कांग्रेस को बीएसपी का माना जाएगा। जनता को धोखा देने की कोशिश न करें। बीएसपी के सहयोग से 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार चली। जैसे जैसे सत्ता का फाइनल करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी समीकरण भी पल पल बदल रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि एक बार फिर मोदी सरकार का संकल्प लेने वाली बीजेपी अपने सियासी विरोधियों को मात देकर कैसे अपनी जीत मुमकिन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच कांग्रेस ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने बीएसपी से पहले भी गठबंधन की कोशिश की लेकिन बात नहीं बन सकी। एक बार फिर यही बात कांग्रेस की ओर से दोहराई गई कि मोदी को रोकने के लिए सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों को सामने आना चाहिए। यह अपील कांग्रेस की है। कमेटी की बैठक अहमदाबाद में हुई और वहां एक प्रस्ताव आया कि जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करें और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करें। लेकिन दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती ने कह दिया कि मुझे अब कांग्रेस के साथ किसी राज्य में गठबंधन नहीं करना, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कितना झटका है ये कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, मायावती जी की पार्टी से हमारा समझौता अभी जो 3 राज्यों के चुनाव जहां हम जीते हैं, प्रयास के बाद भी वहाँ उनके और दोनों तरफ से कुछ बातें हुई लेकिन बात बनी नहीं। मध्य प्रदेश में हमारा समझौता नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में हमारा समझौता नहीं हुआ, राजस्थान में हमारा समझौता नहीं हुआ। तो हम अलग अलग पार्टी हैं। अगर उन्होंने ये फैसला किया है, लेकिन देश में और भी पार्टियां हैं, हमने सबको कहा। इधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने राहुल गांधी के मसूद अजहर को जी कहने वाले बयान का हवाला दिया और कहा कि कांग्रेस की इन्हीं नीतियों की वजह से आज देश में आतंकवाद फैला है, लेकिन देश की जनता इन्हें जरूर जवाब देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और दूसरे विपक्षी नेता लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं। जनता सब देख रही है और बहुत जल्द अपना फैसला सुना देगी। केशव प्रसाद मौर्य से बात की हमारे सहयोगी पवन गौड़ ने। बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सर, राहुल गांधी जो मशहूर आतंकवादी है मसूद अजहर, उनको जी कहते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस की सदा से भाषा, चाहे पाकिस्तान का मामला रहा हो, चाहे आतंकवाद का मामला रहा हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मामला रहा हो, चाहे भारत की सेना जो संसार की सबसे शक्तिशाली सेना है, सेना का मामला रहा हो, हर मामले में ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे पूरा देश आहत हो। और वही भाषा कल श्री राहुल गांधी जी ने जो बोलने का काम किया है, उसका जवाब मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत कड़ाई के साथ देने के लिए मन बनाया हुआ है। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा सदा से ये आतंकवाद क्यों है देश में, अगर कांग्रेस की गलत नीतियां नहीं होती, इस प्रकार का प्रश्रय नहीं दिया गया होता, तो भारत की धरती पर आतंकवाद नहीं हो सकता था। आज देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है, किसके कारण है? कांग्रेस के कारण है। अगर कांग्रेस ने सही रास्ता अपनाया होता प्रारंभ काल से, तो आज देश में भ्रष्टाचार नहीं होता, गरीबी नहीं होती, समस्याएं नहीं होती। आज जो भी संकट है देश के सामने, उसका कोई अगर एकमात्र कारण है तो वो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना है केशव मौर्य जी का कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही देश में आतंकवाद और भ्रष्टाचार है, इसका जवाब जनता जरूर देगी। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। तो देश में मौजूद सभी तरह के संकट की वजह कांग्रेस, ये कहना है बीजेपी का। और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पीएम से पूछिए कि उन्होंने जो वादे किए वो पूरे किए कि नहीं। आरोप प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस और बीजेपी और सभी पार्टियों में आपस में जारी है, लेकिन इसी बीच बीजेपी के अंदर से एक परेशानी उठ खड़ी हुई है। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने
पत्र लिखकर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो पार्टी को परिणाम भुगतने होंगे। साक्षी महाराज ने पत्र में लिखा है कि मैंने पार्टी को उन्नाव में खड़ा किया है और मेहनत और पैसा लगाकर क्षेत्र में मेहनत की है, इसलिए टिकट मुझे ही मिलना चाहिए और अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। और इस वक्त बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। खबर यह है कि मध्यस्थता पैनल के तीनों सदस्यों ने विवादित परिसर का जायजा लिया है। श्री रविशंकर, जज खलीफुल्ला और वकील श्रीराम पंचू आधे घंटे से ज्यादा विवादित परिसर में रहे। खबर यह भी है कि कल सुबह की बैठक में वसीम रिजवी भी शामिल होंगे। वसीम रिजवी कल 10 बजे अवध विश्वविद्यालय के गेंदालाल दीक्षित वीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। यूपी शिया वक्फ बोर्ड ने डीएम को पत्र लिखा है कि वसीम रिजवी कल पूरे दिन पैनल के साथ रहेंगे। तो 3 सदस्यीय पैनल ने आज जायजा लिया है विवादित स्थल का। कल एक अहम मीटिंग होगी और ये बात सामने आ रही है कि वसीम रिजवी भी कल की बैठक में मौजूद रहेंगे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल के बाहर उनके समर्थकों ने खूब हंगामा मचाया और शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल आज सुबह ही चंद्रशेखर को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो कासमपुर में एक पदयात्रा की अगुवाई कर रहे थे। चुनावी आचार संहिता लागू है और इसलिए बिना इजाजत ऐसी गतिविधियों पर रोक होती है, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुलिस कस्टडी में चंद्रशेखर की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद मेरठ लाया गया चंद्रशेखर को। सहारनपुर में पदयात्रा के दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया। हालत बिगड़ी है पुलिस हिरासत में। उन्हें उनकी तबीयत खराब हुई है क्योंकि उनको वहां जबरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिसके कारण उनकी जो है तबीयत बिगड़ी, उन्हें यहाँ लेकर आना पड़ा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि उनकी हालत नाजुक है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन ये समाज उनके साथ है और बहुजन हुंकार रैली को 15 मार्च को पूरा समाज ये दिखा देगा सरकार को कि हम लोग अभी जिंदा हैं। माननीय चुनाव आयोग की निर्देशन को अनुपालन कराने हैं तो सीईओ देवबंद और एसडीएम देवबंद के द्वारा वहाँ पे जुलूस को निकलने नहीं दिया गया है, रोका गया है और जुलूस में शामिल होने तो तैयार रहे सिर्फ 250-300 आदमी को डिटेंशन किया। इधर आगरा में कुछ लोगों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है, लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। आगरा की रिफ्यूजी कॉलोनी के लोगों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। रहवासियों का कहना है कि 1947 के बाद से उनकी परेशानी लगातार बनी हुई है, लेकिन किसी भी सरकार ने उनका दर्द नहीं समझा। लोहा मंडी क्षेत्र की इस कॉलोनी में घर घर चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लगे हैं। कॉलोनी में स्थित नगर निगम के पार्क में विशाल बैनर लगाकर मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया गया। बोलते हैं, जाते हैं, जिनके पास भी सब झूठा आश्वासन देते हैं, लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। सरकारें आई और चली गईं, लेकिन इन विस्थापितों का दर्द किसी ने नहीं समझा। हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, आगरा। और यूपी सरकार प्रदेश के हर कोने को रोशन करने की बात कह रही है, लेकिन चुनाव से पहले ही बिजली विभाग की कलई खुल गई है। चुनाव आयोग ने वोटिंग के दौरान सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और पर्याप्त रोशनी के इंतजाम के निर्देश दिए हैं, लेकिन आलम यह है कि सूबे में 50,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर बिजली कनेक्शन के हाल बेहाल है। इनमें लखनऊ के 3,561 बूथ भी शामिल है। इन पोलिंग स्टेशनों पर कहीं कनेक्शन नहीं है और जहां है भी तो वहां नाम मात्र के लिए ही बिजली की उपलब्धता होती है। प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन बूथों पर बिजली कनेक्शन नहीं है वहां चुनाव से पहले दुरुस्त कर दी जाए स्थिति को। क्या ऐसा कुछ आपका सोचना है और आप उस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं? जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन हैं 3561, उनके ऊपर सबके ऊपर हमने जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। उन 222 सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से, सभी बीएलओ के माध्यम से और हर 10 बूथ पे एक सुपरवाइजर भी है, तो 356 सुपरवाइजर्स के माध्यम से हम लोग ये सारा का सारा डाटा।
उधर पीलीभीत के यशवंतरी मंदिर प्रांगण में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसपी, एसपी और आरएलडी ने सामूहिक बैठक कर रणनीति बनाई। इस मौके पर एसपी के पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने आरोप लगाया कि मेनका गांधी भगौड़ा हैं। उन्होंने कहा कि मेनका जनपद में 30 वर्षों में अपनी ओर से किए गए विकास कार्यों का हिसाब दें, इसके बाद ही अपना ये क्षेत्र छोड़े। बता दें कि मेनका ने इस बार पार्टी नेतृत्व के सामने पीलीभीत की जगह हरियाणा के करनाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जिसके बाद विरोधियों ने उन पर हमला तेज कर दिया है। जिस तरह से जनता 30 सालों का हिसाब मांग रही है, तो आज शायद वो यहाँ से जाना चाहती हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो यहाँ से जाएंगी तो भगोड़ी कही जाएंगी। वो यहाँ पर लड़े, जनता हिसाब चाहती है, 30 साल का आपसे हिसाब मांगना चाहती है, आपसे हिसाब लेना चाहती है। आप हिसाब दिए बगैर अगर यहाँ से आप चली जाओगी तो ये ठीक। दुनिया के पहले वेब ब्राउजर www को 30 साल हो गए हैं। इस खास मौके पर गूगल ने अनोखे तरीके से डूडल के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब का बर्थडे सेलिब्रेट किया। बस 3 अक्षर टाइप और पूरी दुनिया की जानकारी एक क्लिक पर। दुनिया के पहले वेब ब्राउजर यानी वर्ल्ड वाइड वेब को आज 30 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर गूगल ने डूडल के जरिए बर्थडे विश किया है। गूगल ने पहले वेब ब्राउजर के जन्मदिन पर खास तरीके से डूडल तैयार किया है, जिसमें कंप्यूटर के भीतर घूमती धरती को दिखाया है, जो केवल एक स्विच से जुड़ी हुई है। दुनिया में इंटरनेट का उपयोग भले ही पहली बार साल 1969 में हुआ हो, मगर 12 मार्च 1989 में ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कर इंटरनेट का पूरा रूप ही बदल डाला। साल 1991 के बाद से इंटरनेट की दुनिया में वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा। इंटरनेट की दुनिया में वर्ल्ड वाइड वेब इतना महत्वपूर्ण हो गया कि हम कुछ भी सर्च करने से पहले www ही टाइप करते हैं और आज सबकी जुबान पर www छाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले 4 दिनों से कानपुर में जहरीली शराब से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी हैलट अस्पताल में 3 लोगों की मौत हुई। 4 दिन 5 गांव 7 मौत। आखिर ये लोग मरे कैसे? ये प्राइवेट ठेकेदार कौन है? बेवक्त हुई इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? मौत कैसे हुई ये खुद ग्रामीण बताएंगे, और मरने वाले कौन हैं ये हम बताएंगे। मारने वाला कौन ये कोई नहीं बताएगा। ये एक भोला पासी थे, उनकी मौत हुई है। एक राम बाबू पासी है, शराब हरीलाल, इसके वो उमेश शराब राम बाबू, और एक अभी मौत हुई है 15-20 मिनट पहले अभिषेक शराब रामधनी कुशवाहा की। ये सभी लोग कानपुर के घाटमपुर इलाके के रहने वाले थे, और जैसा कि ग्रामीण कह रहे हैं कि सभी ने शराब पी थी, लेकिन वो शराब किसी ठेके से नहीं, किसी मॉडल शॉप से नहीं, बल्कि गांव की ही एक प्राइवेट दुकान से ली गई थी। सुनील जो है विमल कुशवाहा, उनके यहाँ क्या शराब का ठेका है? ठेका नहीं, प्राइवेट बेचता, लेके पता नहीं कहाँ से ले रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर प्राइवेट दुकान वाला कौन है और उसे शराब देता कौन है? तो सुनिए, ये व्यक्तिगत ठेकेदार कोई भी हो सकता है, कोई रसूखदार, कोई नामदार, या फिर किराने का दुकानदार। ठेके के माध्यम से ये शराब लोकल परचून की दुकानों में, परचून और ढाबे और ये सब की दुकानों में आती थी, और उनके माध्यम से गांव की परचून की दुकानों के माध्यम से लोग शराब बेचते थे। शराब से मौत अगर इतनी ही सहज है तो फिर सरकार कुछ करती क्यों नहीं? तो जनाब, ये जवाब है कि सरकार तो करती है, बहुत कुछ करती है और करके ही मानती है, लेकिन क्या? देखिए, अवैध शराब की जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा स्टेप लिया है। सरकार कड़ी कार्रवाई करती है, धरपकड़ करती है, लेकिन प्राइवेट वाले शराब माफिया टेबल के नीचे से मामला सेट कर लेते हैं। जो भी परचून के दुकानदार हैं, उनको डिटेन किया गया है। लगभग 20 आदमियों को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। एक स्थान से जो उसका केमिकल बनाने वाला केमिकल भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे भी गिरफ्तारियां होंगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है कि अगर कच्ची शराब पीने से लोग बाज नहीं आएंगे तो मौत आगे भी होती रहेगी। श्याम तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 कानपुर।
उधर कानपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर लुटेरे को पकड़ा है। मुठभेड़ में एक दारोगा भी जख्मी हो गया है, जबकि घायल हुआ है बदमाश भी। बदमाश के पास एक अवैध असला और बाइक बरामद की गई है। दरअसल सोमवार देर रात पुलिस ने नवाबगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश को रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश की पहचान दीपक कश्यप के रूप में हुई है, जिस पर लूट और चेन स्नैचिंग के करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। पूछताछ में ये मालूम हुआ कि जो बदमाश जिसे गोली लगी है उसका नाम दीपक कश्यप है, जो कि सन 2016 से जनपद स्तर से पे वांछित भी था और 25,000 का उस पर इनाम था और लगभग 22 मुकदमे उसके ऊपर। उधर बुलंदशहर में एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात हुई। बदमाशों ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। 13 साल की बच्ची अपने भाई के साथ शादी समारोह से लौट रही थी, तभी कार सवार बदमाशों ने भाई के साथ मारपीट की, बहन को अगवा कर ले गए। 24 घंटे बाद पुलिस ने लड़की को भदौरी गांव के एक प्राथमिक विद्यालय में बदहवास हालत में बरामद किया। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपना यूपी में मेरे साथ इसमें इतना ही। एक